नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से मैथ्स की वीडियो अपलोड की जा रही है, मैथ्स का वीडियो आपके पास में पहुंच रहा है, तो इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का भी जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर रहा हूं और वो भी आपको अब आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, आज जो है मैं आपको करंट अफेयर्स का अप्रैल महीने का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं जो आप तक पहुंचेगा। और इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन हैं और सारे सिलेक्टेड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए कौन सा देश तियानवेन-1 नाम से मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, देखिए ये जो तियानवेन-1 है ये एक चीनी कविता है, वहाँ से ये शब्द को लिया गया है। और तियानवेन-1 का मतलब होता है स्वर्ग संबंधी प्रश्न, स्वर्ग संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये तियानवेन का मतलब होता है, मीनिंग होता है। ठीक है, खैर एग्जाम में आपसे मीनिंग नहीं पूछेगा, आपको बस एग्जाम के लिए यही याद रखना है कि तियानवेन-1 नाम से मंगल मिशन कौन सा देश लॉन्च करेगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा चीन आपका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 2, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 अप्रैल। यानी कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। ठीक है, आजकल एग्जाम में दिवस से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब दिवस से जो प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं। तो दिवस वाले जितने भी प्रश्न हैं कि ये इस तारीख को क्या मनाया गया या फिर ये दिवस कब मनाया गया, तो थोड़ा इस तरह के जो क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि फिलिप एंडरसन संयुक्त राज्य अमेरिका के थे और इनके बारे में स्पेशल ये है कि इन 1977 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखें कि फिलिप एंडरसन को 1977 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरोग्य सेतु। भारत ने आरोग्य सेतु नाम से कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये काम कैसे करता है? तो ये काम ऐसे करता है कि मान लीजिए कि आपने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर क्या हो, ये सेल्फ असेसमेंट किया जा रहा है, मतलब खुद से इसको चेक किया जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जो कि इस वायरस से आपका पीड़ित है और उसने अपने आप को इस ऐप से चेक किया है और वो निकला है पॉजिटिव, तो बाद में क्या होगा कि उसके मोबाइल से ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो बंदा है जिसको ये वायरस हुआ है, जिसको ये निकला है पॉजिटिव, वो किसके कांटेक्ट में आया था। क्योंकि ये जो आपका जो ऐप है, जिन लोगों ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो ये उन सभी का जो है एक डाटा जो है, मतलब कि वो वहाँ से एक अवेलेबल हो जाता है कि हाँ ये जो पर्सन है इस पर्सन के पास जो है मतलब को टेस्ट किया था। ठीक है, या इस पर्सन के पास में गया था। तो क्या होगा कि जो एक कम्युनिटी जो आपका जो वायरस जो फैल रहा है, इसकी पहचान की जा सकती है कि जिस व्यक्ति में इसका जो पॉजिटिव लक्षण आया है, ठीक है, वो किससे मिला हुआ है और बाद में उसकी जांच की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है नंबर 5, किस राज्य की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर MO प्रतिभा लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा।
उड़ीसा की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के एमओ प्रतिभा लॉन्च की है। अब देखिए ये एमओ प्रतिभा है क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी एज के हो वो सभी घर बैठे हुए हैं, ठीक है। कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी है बंद है। तो उड़ीसा की सरकार ने क्या किया है कि जो भी स्टूडेंट्स घर बैठे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए घर बैठो एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता शुरू की है जिसमें कि राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, पोएम, कोई नारा, स्लोगन, ठीक है ना, इस तरह का एक कंपटीशन जो घर बैठे जो बच्चे हैं मतलब कि दे सकते हैं, ठीक है। तो बाद में जो है मतलब कि जो बच्चे विनर होंगे या फिर जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उड़ीसा सरकार की तरफ से। तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चे मतलब कि अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उड़ीसा सरकार चाहती है कि मतलब कि वो शिक्षा से जुड़े रहें, मतलब कि उनमें जो है एक एनर्जी जो है पढ़ाई लिखाई की वो बनाई जा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आपका जो योजना शुरू की गई है वही आपकी एमओ प्रतिभा, ठीक है। तो आप इसको याद रखें कि एमओ प्रतिभा जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर के उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है नंबर 6, किस राज्य ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। कोरोना वायरस की जो बीमारी चली हुई है इसी की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने शील्ड लॉन्च किया है, ठीक है, ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है। अब देखिए ये ऑपरेशन शील्ड है क्या, ठीक है। ये शील्ड में सभी का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें एस का फुल फॉर्म होता है सीलिंग, मतलब एरिया को सील करना, ठीक है, एरिया को सील करना। एस जो है ये डिनोट करता है आपका हाउस क्वारंटाइन, मतलब कि जो जिस व्यक्ति में मतलब इस बीमारी को होने की शंका है या फिर मतलब कि ऐसा कोई है जो विदेश से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें ये लक्षण हो सकता है, तो उसको मतलब कि होम क्वारंटाइन मतलब घर में रहना है। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में लोग क्या घर में रहेंगे, तो लोगों को घर में रखना है, ठीक है ना। तो घर में रखने में घर में रह करके क्वारंटाइन करना। आई का मतलब होता है आइसोलेशन, ठीक है। ई का मतलब हो गया आपका इसेंशियल सप्लाई। अब लॉकडाउन है, बाजार खुला नहीं है, ठीक है, लोग घर में बैठे हुए हैं, तो घर में तो लोग बैठे हुए हैं लेकिन जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए इसेंशियल है, जैसे कि सब्जी है, दूध है या अदर और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिकल है, मेडिसिन है। तो इन सभी की जो चीज़ें हैं, जो सप्लाई है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका इसेंशियल सप्लाई। एल का मतलब हो गया लोकल सैनिटाइजेशन, ठीक है ना, मतलब जो एरिया है, जो लोकल एरिया है उसको सैनिटाइज करना, ठीक है, ताकि जो वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो सके। और डी का मतलब हो गया डोर टू डोर हेल्थ चेकअप, मतलब घर घर जा कर के चेक करना। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है गवर्नमेंट को, या फिर ऐसे भी मतलब कि जो गवर्नमेंट है मतलब कि घर घर जा कर के एक कैंपिंग चलाएगी जिससे कि इस रोग की पहचान हो सके, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशन शील्ड का आपका फुल फॉर्म है। एग्ज़ाम में जैसे कि आपसे ये पूछेगा कि ऑपरेशन शील्ड किसने लॉन्च किया है, तो सिंपल आपका दिल्ली हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ये जो आपका शील्ड है इसमें से किसी भी एक लेटर का आपसे मीनिंग पूछ लेता है, ठीक है ना, कि शील्ड में एस से क्या डिनोट होता है, एस से क्या होता है, आई से क्या होगा, ई से क्या होता है, एल से क्या होता है और डी से क्या होता है, ठीक है, डी किस लिए स्टैंड हो रहा है, ठीक है। तो आप इसका जो शील्ड है इसका फुल फॉर्म याद रखें कि कई बार एग्जाम में क्या होता है इसमें से कोई एक आपसे पूछ लेता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो हीरो टू एनिमल्स, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड नवीन पटनायक को किसने दिया है? तो ये अवार्ड दिया है पशुओं के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था पेटा ने, ठीक है ना। पेटा के द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड उनको क्यों दिया गया है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस दौरान जितने भी स्ट्रीट पे रहने वाले जानवर हैं, ठीक है, सड़क पे रहने वाले जो लवारिस, जो आवारा जानवर हैं, ठीक है, उन सभी के भोजन की व्यवस्था करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने कुल 54 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस रुपए से सड़क किनारे रहने वाले जितने भी आवारा और जो कि आपके स्ट्रीट पर रहने वाले जो जानवर हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो सके, ठीक है। तो नवीन पटनायक जी के जानवरों के प्रति जो भावना है, इसी भावना को देखते हुए पेटा ने उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो। तो स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी जो कोरोना वायरस जो दुनिया भर में फैला हुआ है, इसके चलते बहुत सारे जो इवेंट है, बहुत सारे जो सम्मेलन हैं, वो रद्द कर दिए गए हैं। उन्हीं में से एक जो आपका COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में प्रस्तावित था, इसे भी रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावित था आपका स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में, अगर देश पूछेगा तो स्कॉटलैंड, और अगर शहर पूछेगा तो ग्लासगो। तो ये प्रस्तावित था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस IIT संस्थान ने क्वारंटाइन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए कोरोटाइन नाम का ऐप तैयार किया है? तो इसका सही जवाब है IIT मुंबई, ठीक है। इसका जो एक्चुअल नाम है वो IIT बॉम्बे है, ठीक है, बट मुंबई और बॉम्बे की है, तो आप इसको IIT मुंबई, आप इसको याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। IIT मुंबई। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है, लेकिन वो वहाँ से भाग जा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को पकड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट बाहर जाएंगे तो उनसे जो है मतलब कि समाज में ये वायरस फैलने का एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए IIT मुंबई ने कोरोटाइन नाम का एक ऐप तैयार किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। यानी कि झारखंड की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक ऐप लॉन्च किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कहीं जाना आना सभी जगह आपको गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ जो नेसेसरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको उनकी सप्लाई चल रही है, उनके लिए कोई रोक नहीं है। और बहुत ऐसा भी है कि जो कि किसी व्यक्ति को कुछ विशेष कार्य से या फिर कुछ पर्सनल कार्य से जाना पड़ सकता है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो एक ई पास जारी कर रही है कि अगर आपके पास में ई पास है तो उसे दिखा करके आप मतलब कि जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको मतलब कि जो सिक्योरिटी है वो आपको जाने नहीं देंगी। तो ये ई पास जो आपका जारी किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप मतलब कि ट्रैवल कर सके अपने जो ज़रूरी काम के लिए, आप मतलब कि कहीं इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें, ठीक है ना। तो ये जो आपका प्रोग्राम ऐप है, ये क्या है कि इसमें जो है ये एक ऐप है, ई पास के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी को कहीं जाना है या ठीक है किसी काम को लेकर के, तो आप मतलब कि इस ऐप के ज़रिए जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट के पास में सबमिट कर सकता है। इसके बाद में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है, ठीक है ना, इसका जो एप्लीकेशन है मतलब कि इम्पॉर्टेंट है या फिर मतलब कि ई पास जारी करने लायक है, तो ऐसे व्यक्ति को ई पास जारी
कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बस आपको स्टेट का नाम याद रखना है कि प्रज्ञान नामक जो ऐप है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नंबर 12, हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन सिमोरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। केन सिमोरा, आप इस नाम को याद रखें, केन सिमोरा। ठीक है, तो ये थे जापान के केन सिमोरा, एक कॉमेडियन थे, हास्य अभिनेता थे, और ये कहाँ के थे, ये जापान के रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण प्रिंसेस मारिया टेरेसा का निधन हो गया, वह किस देश की थी। तो प्रिंसेस मारिया टेरेसा, ठीक है, आप नाम पर विशेष ध्यान रखें। प्रिंसेस मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया और ये थी स्पेन की रहने वाली। ठीक है, ये स्पेन की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना, कि कर्नाटक की सरकार ने कोरोना वॉच नामक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आप नाम पर विशेष ध्यान दें, कोरोना वॉच। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक की सरकार ने। अगला प्रश्न है नंबर 15, हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया जिन्होंने क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम दिया था। ये बहुत ही फेमस नियम है डकवर्थ लुईस। लगभग जब भी क्रिकेट में बारिश हो जाती है तो इस नियम की चर्चा होती है और इस नियम के द्वारा ही मतलब कि फैसला होता है वो मैच का। तो इस नियम को दिया था टोनी लुईस ने, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, टोनी लुईस। तो ये जो टोनी लुईस थे, तो ये जो टोनी लुईस थे ये एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये थे क्या, तो ये थे आपके गणितज्ञ, मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने ही डकवर्थ लुईस नियम दिया था। ठीक है, क्या नाम है, टोनी लुईस। नाम पे आप विशेष ध्यान दें। देखिए अगला प्रश्न नंबर 16, किस राज्य सरकार ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कोविड केयर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने MSME को ऋण मुहैया कराने के लिए सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है। सेफ प्लस ऋण योजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिडबी। सिडबी ने MSME को ऋण मुहैया कराने के लिए सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है। ये MSME है क्या, तो MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, और सेफ प्लस का मतलब क्या होता है, सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट एमरजेंसी। अब ये सिंपल भाषा में इसको समझिए है क्या, कि अगर अभी कोई भी कंपनी जो कोरोना वायरस से संबंधित कोई इक्विपमेंट्स बनाती है इसकी रोकथाम के लिए, तो उसको जो ऋण जो है मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, उसको लोन दिया जाएगा। और ये जो आपका सिडबी है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और आप एक बात याद रखें, सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। देखिए नंबर 18, कौन संस्था आपातकालीन निकासी बैग विकसित कर रही है। ये जो आपातकालीन निकासी बैग है ये कोरोना वायरस जो बीमारी है ये उससे बचाव के लिए है। ठीक है, और ये विकसित कर रही है DRDO। ठीक है, DRDO। अगला प्रश्न देखिए,
किस राज्य ने मोदी किचन की शुरुआत की है? मोदी किचन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है? ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। मालदीव को भारत 6.2 टन दवा की आपूर्ति करेगा और ये जो आपूर्ति की जा रही है इस मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन संजीवनी। ठीक है, और ये भारत के जो हरक्यूलिस विमान है, हरक्यूलिस विमान के द्वारा 6.2 टन जो दवा है वो मालदीव जाएगा। ठीक है, मालदीव के जो स्वास्थ्य हैं, जो वहाँ जो बीमारियाँ फैली हुई हैं उसको रोकथाम के लिए, मतलब जो कोरोना वायरस का जो अभी महामारी चली हुई है इसके लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव। अगला प्रश्न देखिए, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया है? भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। अब ये देखिए, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है क्या? अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग हैं या स्कूल हैं सभी बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो घर बैठे मतलब कि एजुकेशन दिया जा रहा है, मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार की अगर समस्या होती है, नेटवर्क की समस्या होती है, ठीक है ना, तो इसकी शिकायत जो है आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की साइट पे कर सकते हैं। तो ये सभी को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई में, ठीक है ना, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके, कोई समस्या नहीं आ सकी, इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नंबर 22, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, विश्व होम्योपैथिक दिवस। ठीक है, तो मैंने पहले कहा कि दिवस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरह के प्रश्न में आप ज़रा खासा ध्यान दें। तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को। ठीक है, और ये 10 अप्रैल खास क्या है? ये ऐसा है कि जो होम्योपैथी के जो जन्मदाता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। इन्होंने ही होम्योपैथिक जो दवा है उसको शुरुआत की थी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की शुरुआत की थी। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ये जर्मनी के रहने वाले थे, देश भी आप याद रखें, ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्मदिन होता है आपका 10 अप्रैल। तो इनके जन्मदिन के अवसर पे ही हर साल प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के डिप्टी स्पीकर हजारीलाल रघुवंशी का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा के ये डिप्टी स्पीकर थे हजारीलाल रघुवंशी, और ये 2003 से लेकर के 2008 तक यानी कुल 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे और इनका निधन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है गूगल ने, यानी कि ऑप्शन डी। हम सभी को पता है कि ब्रेल लिपि क्या होती है। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए इस लिपि का, इस स्क्रिप्ट का आविष्कार किया गया था लुई ब्रेल के द्वारा। ठीक है, और
अभी हाल ही में गूगल ने मतलब कि जैसे कि मोबाइल में जो दृष्टिबाधित लोग हैं जिनको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, उनके लिए एक स्पेशल कीबोर्ड बनाया गया है, ठीक है, गूगल के द्वारा। उसी को हम लोग बोल रहे हैं वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड, ठीक है। तो आप याद रखें कि वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्रेल डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 4 जनवरी को, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11 अप्रैल, यानी कि प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अब ये 11 अप्रैल खास बात क्या है? अब ये 11 अप्रैल जो है ये महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन है। तो कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाना शुरू किया गया है, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा 11 अप्रैल, ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्रिकेटर जैकी ड्यूप्रीज का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो इसका सही आंसर है जैकी ड्यूप्रीज ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। जैकी ड्यूप्रीज दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेटर थे और इनका जो है 77 साल की उम्र में निधन हो गया। ये 1960 के दशक में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्रिकेट खेलते थे और ये एक लेग स्पिनर थे, ठीक है, लेग स्पिन बॉलिंग करते थे और लगभग ये ऑलराउंडर थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका कंट्री पूछेगा तो आप इसको याद रखें कि जैकी ड्यूप्रीज दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में ऐतिहासिक चर्च नोट्रे डेम कैथेड्रल में भीषण आग लगने की घटना घटी, यह चर्च किस देश में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च है, ठीक है। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक भीषण आग लगने की घटना घटी थी। अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा काकपो तोता किस देश में पाया जाता है? काकपो तोता बहुत ही स्पेशल तोता है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, कि न्यूजीलैंड में काकपो तोता पाया जाता है। अब देखिए इस काकपो तोते में खास बात क्या है? अब इस तोते में खास बात ये है कि ये तोता उड़ नहीं सकता है, ठीक है, ये उड़ने में असमर्थ होता है, ठीक। दूसरा, इसकी जो आयु होती है वो होती है 95 वर्ष, ये 95 वर्षों तक जिंदा रहता है, ठीक है। इसे हम लोग उल्लू तोता भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो तोता है वो रात में ही निकलता है, जैसे कि रात में उल्लू निकलते हैं उसी प्रकार से ये तोता भी रात में निकलता है, ठीक है। तो इस तोते की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि इसकी उम्र 95 वर्ष होता है, दूसरी कि इसे उल्लू तोता भी कहते हैं क्योंकि रात में निकलता है, और तीसरा कि ये बाकी तोतों की तरह उड़ नहीं सकता है, ये उड़ने में असमर्थ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने लगातार तीसरी बार ICC टेस्ट चैंपियनशिप गदा अपने नाम की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत, यानी कि हमारे भारत ने लगातार तीसरी बार ICC टेस्ट चैंपियनशिप गदा अपने नाम की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 24 अप्रैल को। अब ये 24 अप्रैल खास बात क्या है? क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ये पूरे देश में 24 अप्रैल से ये लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि इस दिन से जो है आपको ये
इसको संवैधानिक जो दर्जा है वो मिल गया था। ठीक है, वैसे भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था तो आपके काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। हम सभी को पता है कि भारत में जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान में शुरू हुई थी। राजस्थान के नागौर ज़िले में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो शुरू की गई थी राजस्थान में, और जो दूसरा राज्य है जो कि जिसने इस व्यवस्था को अपनाया था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 25 अप्रैल, यानी कि प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था मलेरिया दिवस का वो था आपका जीरो मलेरिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ठीक है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, इसको आप नोट कर लेंगे कि कई बार क्या होता है एग्जाम में इसका थीम पूछता है कि 2020 का जो मलेरिया दिवस था इसका थीम क्या था। तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ठीक है, इसको आप नोट भी कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में परंपरागत जनजातीय लॉकडाउन हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में परंपरागत जनजातीय लॉकडाउन हुआ, और ये लॉकडाउन हुआ वहाँ की गालो जनजाति के द्वारा। ठीक है, ये एक जनजातीय लॉकडाउन है जो कि काफ़ी प्रचलित है। ठीक है ना, तो ये जब भी कोई महामारी आती है तो ये इस जनजाति के द्वारा इस प्रकार के लॉकडाउन जो है अपनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो लॉकडाउन है, जो जनजातीय लॉकडाउन है जो कि अपनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा, इसको उनकी भाषा में, मतलब जो जनजातीय भाषा में है, उस जनजातीय भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं अररीनम। अररीनम, ठीक है ना, ऐसे तो इसको बोलते हैं लॉकडाउन, लेकिन जनजातीय भाषा में इसको हम लोग अररीनम बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने 5T प्लान शुरू किया है? 5T, तो 5T प्लान शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी, दिल्ली की सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5T प्लान शुरू किया है। ठीक है, अब ये 5T प्लान है क्या? तो देखिए, जो 5T मतलब 5 गो टी, ठीक है, 5 बार टी। तो जो पहला टी है इसका मतलब हो गया आपका टेस्टिंग, मतलब अधिक से अधिक मास लेवल पर टेस्टिंग, अधिक से अधिक लोगों का टेस्टिंग करना है जिससे कि इस बीमारी का पता लग सके, ट्रेसिंग करना है। अगला जो है वो टी है वो ट्रेसिंग का है, ट्रेस करना है। फिर जो तीसरा टी है इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, मतलब उसका इलाज करना है। ठीक है, जो चौथा टी है इसका मतलब हो गया आपका टीम वर्क ट्रैकिंग। ठीक है, और जो आपका आखिरी टी है इसका मतलब हो गया आपका टीम ट्रैकिंग मॉनिटरिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, ये 5 टी है। और ये 5 टी जो है आपका कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा अपनाया गया प्लान है जिसे 5T प्लान कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने सांसदों की सैलरी में 2020-21 में कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30%। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट वनिका शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट वनिका, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
केरल। ये केरल की सरकार ने प्रोजेक्ट वनिका शुरू की है। ये प्रोजेक्ट वनिका है क्या, जो आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासियों को जो द्वारा जो भी मतलब प्रोडक्ट उपजाए जा रहे हैं, सरकार क्या करेगी कि उनके प्रोडक्ट को ख़रीद करके जो भी उनका प्राइस होगा वो सरकार पे करेगी और उस प्रोडक्ट को सरकार सेल कर देगी। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में मतलब कि काफ़ी परेशानी हो रही है मतलब लोगों को अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना। इसलिए जो आदिवासी हैं उनके प्रोडक्ट को सरकार, जो केरल सरकार है, खुद ही परचेज कर लेगी और उसको सेल करेगी और उसका जो भी प्राइस होगा वो सरकार पे कर देगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट वनिका। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया और ये साल का थीम था क्लाइमेट एक्शन। ये थीम भी आप याद रखें, एग्ज़ाम में थीम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन, पृथ्वी दिवस 2020 का थीम था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, और पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखें कि पहली बार पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल का जो थीम है इसको आप विशेष तौर पे याद रखें, क्लाइमेट एक्शन। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी नेता सहारे ओरम का अभी हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य के थे? सहारे ओरम, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा, ऑप्शन ए उड़ीसा। सहारे ओरम उड़ीसा के रहने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस देश में मैटरहॉर्न पर्वत पर रोशनी से तिरंगा झंडा फहराया गया? ये काफ़ी चर्चा में था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, मैटरहॉर्न जो पर्वत है वो स्विट्ज़रलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 14,690 फीट। ठीक है, ये इतना ऊंचा पर्वत है। और अभी जो कोरोना वायरस की जो महामारी है, इसमें लड़ने में जो भारत का जो सहभागिता हो रही है, भारत जो सहयोग कर रहा है, इसको देखते हुए ठीक है, यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है मैटरहॉर्न पर्वत है, इस पर जो है और लाइट के द्वारा जो है तिरंगा झंडा फहराया गया है। मतलब ऐसा देख करके ऐसा लगता है कि मतलब कि एक्चुअल में वहाँ पर झंडा लहरा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ पर एक्चुअल में झंडा नहीं फहराया गया है। वहाँ पर लाइट के द्वारा, पर्वत पे एक लाइट जो फोकस किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो वहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। सिर्फ तिरंगा ही नहीं, वहाँ पर और भी बहुत से देशों के जो इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, वो सभी देशों का जो तिरंगा झंडा है वो फहराया जा रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपया देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात की सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए, मतलब जितने भी रजिस्टर्ड गौशाला हैं गुजरात में, तो सभी में जितने भी जानवर हैं, तो प्रत्येक जानवर को प्रति जानवर गुजरात की सरकार 25 रुपया देने की घोषणा की है, जिससे कि उनके भोजन की व्यवस्था हो सके। अगला प्रश्न देखिए, किस संस्था ने सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन सनराइज की घोषणा की है? मिशन सनराइज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रेडियो स्कूल शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड यहाँ मिस्टर हो गया है, ब्रांड एम्बेसडर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा MS धोनी।
MS धोनी को पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये पोकर स्टार है क्या, ये कसिनो में जो कार्ड खेला जाता है ना, जो कसिनो में आप देखे होंगे जो कार्ड से जो गेम खेला जाता है वही है पोकर स्टार्स। तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है MS धोनी को। अगला प्रश्न है 2021 में इंदौर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन देश करेगा। तो बेल्जियम जो है 2021 में इंदौर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। यहाँ पर आप बेल्जियम की राजधानी भी याद रखें, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं ब्रुसेल्स से, ठीक है ना, बिकॉज ब्रुसेल्स जो है कई संस्थाओं का हेडक्वार्टर है, जैसे कि नाटो का हेडक्वार्टर, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, ये सभी जो है आपके वो ब्रुसेल्स में ही है ना, ठीक है। तो यहाँ से कई बार सिंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सभी ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप की जो मेज़बानी वो बेल्जियम ही करेगा, ठीक है। और बेल्जियम से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के युद्ध का मैदान, तो इसका भी आंसर आपका बेल्जियम होगा। बेल्जियम को यूरोप के युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक है वो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप के ऊपर लिखी गई है और इस पुस्तक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैरी जॉर्डन, ठीक है। अगला प्रश्न है RBI द्वारा शुरू की गई ट्विटर अभियान में किस अभिनेता को शामिल किया गया है। ट्विटर अभियान, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है डेडलीस्ट एनिमी किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है, ये जो किताब है वो लिखी गई है कोरोना वायरस महामारी को लेकर के, ठीक है। और इस किताब के लेखक हैं माइकल ऑस्टरहोम और मार्क ओ ओल्सेकर, यानी कि बी और सी दोनों इसका सही जवाब होगा, ठीक है, बी और सी। डेडलीस्ट एनिमी जो पुस्तक है इसके राइटर हैं माइकल ऑस्टरहोम और मार्क ओ ओल्सेकर, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना। सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अहमदाबाद, ठीक है। अगला प्रश्न है किस बैंक ने अपना नया लोगो का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। PNB ने अपना नया लोगो का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखिए कोविड-19 पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना। कोविड-19 पूल टेस्टिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात, ठीक है। तो कोविड-19 पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अब ये देखिए कोविड-19 पूल टेस्टिंग क्या है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि हम लोग के देश में जो टेस्टिंग का जो किट है वो काफ़ी महंगे आ रहे हैं और मतलब कि एक एक करके सभी को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या कम है और मेडिकल में तो आप जानते हैं कि मतलब मेडिकल उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि बाकी देशों की है। तो इसलिए जो यूपी की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि एक साथ जो है कम से कम 9-10 या उससे जो अधिक लोगों की जो है वो सैंपल लेकर के एक साथ चेक किया जा रहा है, ठीक है। मतलब 10 लोगों का जो सैंपल मिला करके एक साथ चेक किया जा रहा है। अगर वो 10 का जो सैंपल है वो अगर पॉजिटिव निकला, ठीक है ना, तो 10 का फिर चेक किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव निकला तो फिर वो चेक करने का सकता नहीं है। तो यहाँ से अगर 10 आदमी का लिया गया है
अगर टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, 10 आदमी का अगर सैंपल लिया गया है तो वो सैंपल अगर पॉजिटिव निकला तो इसका मतलब ये होता है कि वो 10 आदमी में से कोई एक आदमी जो है वो पॉजिटिव है, एक आदमी या 2 आदमी 3 आदमी है, तो 10 आदमी का वो चेक किया जाएगी उसमें से कौन पॉजिटिव है, ठीक है, वहाँ से वो निकाला जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो नेगेटिव निकला, ठीक है, 10 आदमी का सैंपल अगर नेगेटिव निकला तो वहाँ से ये माना जाता है कि 10 में 10 जो है वो किसी को भी कोरोना वायरस जो है का लक्षण नहीं है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मतलब कि कम खर्च में जो है वो अधिक लोगों का जांच करना पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो देखिए आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है, IMF ने, तो देखिए आखिरी प्रश्न है, IMF ने 2020 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है 1.9%, ठीक है, नहीं कि ऑप्शन सी। IMF ने 2020 में भारत की GDP 1.9% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो ये हम लोग के हुए अप्रैल महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सभी डाले गए हैं, सारे सिलेक्टेड हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप इससे अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।